So, good morning everyone. Now we are going to start with our last three topics of chapter number 3, that is poverty as a challenge. So पिछले टॉपिक में हमने देखा था कि सोशल एक्सक्लूजन क्या होती है, अच्छा वल्नरेबिलिटी क्या होती है, पॉवर्टी एस्टिमेट्स क्या हैं हमारे पास, ठीक है। अच्छा फिर इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज जो इंडिया के अलग अलग स्टेट्स हैं उनमें पॉवर्टी का क्या सिनेरियो है, ठीक है। सो आज हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो। अब ग्लोबल पहले तो हम इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज कर रहे थे मतलब विद इन इंडिया, अब हम करेंगे ग्लोबल मतलब वर्ल्ड वाइड। इंडिया को कंपेयर करेंगे अलग अलग कंट्रीज से, ठीक है। सो देखो क्या पॉइंट है यहाँ पे, पॉवर्टी डिक्लाइंड इन चाइना एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज as a result of rapid economic growth and huge investments in human resource development। कहता है चाइना और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में पॉवर्टी काफ़ी हद तक कम हुई, जिसकी वजह से उन कंट्रीज की इकोनॉमिक ग्रोथ भी हुई और उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया, मतलब अपनी पॉपुलेशन को उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट किया, ट्रेंड किया, स्किल किया, ठीक है ना, स्किल। द सेकेंड वन, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जिनमें इंडिया, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल एंड बांग्लादेश, यहाँ पे पॉवर्टी स्टिल एग्जिस्ट करती है। ऊपर वाले हमने पॉइंट में पढ़ा था कि चाइना और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में पॉवर्टी काफ़ी हद तक कम हो चुकी है, लेकिन पॉवर्टी जीरो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात बता रहा है, ये हमारे पास कुछ इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज हैं, यहाँ पे पॉवर्टी आज भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। नेक्स्ट वन, पॉवर्टी राइजेस इन सब सहारन अफ्रीका। अफ्रीका के सब सहारन पार्ट में पॉवर्टी की वैल्यू या पॉवर्टी के एस्टिमेट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, पॉवर्टी हैज रीसर्फेस्ड इन सोशलिस्ट कंट्रीज लाइक रशिया। अब सोशलिस्ट कंट्री क्या होती है? सोशलिस्ट कंट्री, कैपिटलिस्ट कंट्री। सोशलिस्ट कंट्री का मतलब है जहां पे जिस कंट्री में 100% कंट्रोल गवर्नमेंट का होगा उसको हम बोलते हैं सोशलिस्ट कंट्री। मतलब कि वहां पे कोई भी बिजनेसमैन नहीं हो सकता, कोई भी चीज या कोई भी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की होगी, उसके ऊपर राइट किसका होगा? गवर्नमेंट का, ठीक है। लेकिन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस नहीं होती, वहाँ पे 100% कंट्रोल प्राइवेट इंडिविजुअल्स क्या होता है, जैसे कि मेरे किसी फ्रेंड का, या जैसे कि आपका कंट्रोल आप अपने घर में रहते हो, उसकी रजिस्ट्री आपके नाम पे रजिस्टर्ड है, दैट मीन्स वो गवर्नमेंट के नाम पे नहीं है। ऐसा क्यों है हमारे देश में? बिकॉज वी आर लिविंग इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। वैसे हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी है वो है मिक्स्ड इकोनॉमी, क्योंकि हमारे इंडिया में पब्लिक सेक्टर भी पाया जाता है और प्राइवेट सेक्टर भी, गवर्नमेंट बैंक्स भी हैं और प्राइवेट बैंक्स भी हैं। तो हमारी कंट्री दोनों का मिक्सचर है, सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट का, ठीक है। नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी? आई थिंक सो ये तो बताने की भी जरूरत नहीं है कि पॉवर्टी के क्या क्या कॉजेज हैं। इलिटरेसी का बढ़ना, अनएम्प्लॉयमेंट का इंक्रीज होना, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। इसके अलावा लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर ब्रिटिश रूल। हमारा इंडिया आजाद कब हुआ था? 1947 में, ठीक है। नियर अबाउट 190 साल, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर रूल किया, ठीक है। तो उस ब्रिटिश रूल के दौरान इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट खत्म हो गई, जिसका रिजल्ट हमें इंडिपेंडेंस के बाद देखने के लिए मिला। लोगों के पास पैसा ही नहीं था अपने बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ को पूरा करने के लिए। डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। अब मेरे को नहीं पता कि आपको ये चीज़ पता है या नहीं, लेकिन इंडिपेंडेंस से पहले और अंग्रेजों के इंडिया आने से पहले, मतलब ब्रिटिश रूल स्टार्ट होने से पहले, हमारा जो इंडिया था वो वर्ल्ड में फेमस था फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। मतलब कि यहाँ के लोग इतने ज़्यादा स्किल्ड थे हाथ के काम में, मतलब हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करके बाहर दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करते थे और वर्ल्ड वाइड हमारे हैंडीक्राफ्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश रूल स्टार्ट हुआ, उन्होंने क्या किया, इंडिया की इकोनॉमी को डिक्लाइन करने के लिए उन्होंने ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को खत्म ही कर दिया। नेक्स्ट वन, अनइक्वल एंड इरेगुलर सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। एज वी नो दैट पंजाब और हरियाणा में ग्रीन रेवोल्यूशन के इफेक्ट सबसे ज़्यादा मिले, बाकी कंट्रीज में, बाकी स्टेट्स में उनका इफेक्ट कम पाने को मिला। इंडस्ट्रीज आर प्रोवाइडिंग इनएडिक्वेट जॉब्स।
इंडस्ट्रीज जैसे कि सेकेंडरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडस्ट्रीज तो है आज के टाइम में हमारे पास, लेकिन वो उतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड नहीं कर पा रहे जितने की हमारी पॉपुलेशन है। जैसे कि मान लो हमारे पास इंडिया में 100% है जिनके पास जॉब है, और मार्केट में जितनी जॉब्स अवेलेबल है वो है 60। तो इसका मतलब जितनी बार जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है, हमारे पास कुछ प्रपोर्शन पॉपुलेशन का स्टिल अनएम्प्लॉयड रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट, ह्यूज इनकम इनइक्वालिटी, मतलब कि हमारे देश की सिचुएशन आज के टाइम में ऐसी है इंडिया की, जो अमीर है वो और अमीर होता जा रहा है, जो पुअर है वो और गरीब होता जा रहा है। ठीक है ना। ऐसा क्यों है? बिकॉज उनके पास इनकम लेवल, उनके जो वेल्थ है उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। जैसे जैसे वो गैप कम होगा, हमारे इंडिया की इकोनॉमी दोबारा से स्टेबलाइज होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। ये हमारे पास 6 मार्क्स का क्वेश्चन, मेजर्स फॉर पॉवर्टी, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। ठीक है। जो हमने मेजर्स लिए पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए, उसके 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स थे, या तो प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ या फिर टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स, मतलब कि पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए कुछ प्रोग्राम्स को इंट्रोड्यूस करना। अब मेरे पास यहाँ पे 6 स्कीम्स हैं। फर्स्ट है मेरे पास MGNREGA, सेकंड है PMRY, नेक्स्ट है REGP, नेक्स्ट है SGSY, PMGY, AAY। आप पता क्या करो, किसी भी मेरी वीडियो में अगर आपको फ्लो चार्ट्स को नोट डाउन करना है तो वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके उसको अपनी गैलरी में सेव कर लो। ठीक है ना, ताकि कल को आपको उस चीज़ को नोट डाउन करना है, दोबारा से नोट्स बनाने के लिए आपको ईजी रहेगा। ठीक है। सो MGNREGA, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है। अब आपका यहाँ पे काम क्या है, मैंने हर एक क्या किया है, 3 पॉइंट्स लिखे। MGNREGA का एम क्या था, ये कौन से ईयर में स्टैब्लिश हुआ, जैसे कि पहले बना था NREGA, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, लेकिन उसके 1 साल के बाद महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बना। ठीक है। तो यहाँ पे 2 साल आएंगे। फिर उसका फुल नेम क्या है, सिमिलरली सेकेंड इसका एम, ईयर और नेम, फिर इसका एम, ईयर एंड नेम। ठीक है। इस तरह आपने ये वाला चार्ट पूरा करना, लेकिन याद रखना एम किसी भी हाल में आपने अपनी तरफ से नहीं लिखना। जो आपकी NCERT में गिवन है पूरे का पूरा एम, चाहे वो छोटा आ रहा है चाहे बड़ा आ रहा है, आपको पूरे का पूरा एम लिखना है, इसलिए अपने पेज को उस अकॉर्डिंग मैनेज करना। ठीक है। वैसे तो देखो, इसको आप बनाओ एक अलग पेज पे, इसको बनाओ अलग पेज पे, इसको बनाओ अलग पेज पे। ये मैंने आपको 3 पेजेस कंबाइन करके बताया। पिछले वीडियो में भी ऐसे ही था, पिछले लेक्चर में इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज को अलग बनाओ, सोशल एक्सक्लूजन और वल्नरेबिलिटी को अलग से बनाओ, पॉवर्टी एस्टिमेट्स को अलग से बनाओ। ठीक है। तभी आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आएगा। लेकिन इसमें जो हमारे पास इंपॉर्टेंट पार्ट था वो था वीडियो 1, जो इस चैप्टर का पार्ट 1 था हमारे पास। पॉवर्टी क्या होती है, उसको हम एस्टिमेट कैसे करते हैं। ठीक है ना, उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं उसके। ठीक है। पॉवर्टी लाइन क्या होती है, तो इन चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है। इसमें से इन तीनों में से ये टॉपिक आपके पास इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। सो आप अपने नोट्स स्टार्ट कीजिए, अपना ये वाला चार्ट आपको पूरा करना खुद। ठीक है। बाकी कहीं भी आपको प्रॉब्लम आएगी देन लेट मी नो अबाउट योर क्वेरीज एंड देन सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। गुड बाय।